नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने समझना स्टार्ट किया था, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कि जिस भी व्यक्ति की काम करने की इच्छा है, शक्ति है, तैयारी है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है। A person having desire, ability and readiness of doing a job at a present wage rate, प्रवर्तमान वेतन दर पर किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहेंगे और ऐसी परिस्थिति को हम बेरोजगारी कहेंगे। A person having desire, ability and readiness to do the job at present wage rate, but if he doesn't get the work, then is said to be unemployed and this situation is called unemployment। और दोस्तों, ये जो स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये अच्छी स्थिति नहीं है और ये सिर्फ इकोनॉमिक, हाँ बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने पिछले आपको वीडियो में समझाया था, पिछले लेक्चर में समझाया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ साथ ये सोशल प्रॉब्लम भी है, सामाजिक समस्या भी है। इससे चोरी, लूटपाट, ये सब बढ़ सकता है। जो सोशल इवेल्स है, इससे बढ़ सकते हैं, सामाजिक गुनाह बढ़ सकते हैं इससे, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। एथिकल प्रॉब्लम है, लोग नीति अनीति के बारे में समझना छोड़ देते हैं। अगर एक हद से ज़्यादा उनको काम नहीं मिलता, एक समय से ज़्यादा, तो लोग नीति अनीति के बारे में वो सोचना छोड़ देते हैं और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम भी करने लगते हैं। तो एथिकल प्रॉब्लम भी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई तो उसकी गवर्नमेंट चलेगी नहीं लंबे समय तक। तो गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी तो पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहेगी। तो ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने के साथ साथ ये सोशल प्रॉब्लम भी है, एथिकल प्रॉब्लम भी है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। सो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इसको दुनिया के हर एक देश जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी देश में 100% एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती नहीं है। कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा तो वो एक्सेप्शन होगा। बाकी दुनिया के ज़्यादातर देशों में 100% जो जितने भी लेबरर्स है सबको काम मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सभी देश की गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल जाए, और यही अच्छा है। इससे उस देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उस देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, उस देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो सब देश की सरकारें, गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, बेरोजगारी कम से कम हो। तो दोस्तों, इसका एक बेसिक रीज़न ये है। अब मैं आपको पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बताता हूँ कि इंडिया के बारे में अगर आपको कोई पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्यों है इंडिया में, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होने का रीज़न ये है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसका जो रूट कॉज है वो है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हाई पॉपुलेशन। मैं पॉपुलेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर, और समझना, मैं सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बोल रहा हूँ। पॉपुलेशन में तो हम सब आ जाते हैं, तो क्या हम सब प्रॉब्लम है? नहीं। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतने ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो देश की तरक्की और ज़्यादा जल्दी होगी, और ज़्यादा फास्ट होगी, देश और ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा। लेकिन एक हद से ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ती है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एक तो हमारी पॉपुलेशन पहले से ज़्यादा है, 140 करोड़ के आसपास तो हम लोग पहुंचने आए हैं, और उसमें भी हर साल अगर 2% से अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, 2.5-3 करोड़ लोग हर साल अगर बढ़ेंगे, जितना ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतना तो हम हर साल बढ़ते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हर साल इंडिया में एक ऑस्ट्रेलिया ऐड हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो सामने काम मांगने वाले लोगों की संख्या भी, मतलब जो जॉब सीकर्स होते हैं, जिनको जॉब चाहिए, जो लेबरर्स है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इन सबको काम चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नौकरियां मांगने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और सामने अगर मान लो देश की इतनी ग्रोथ हुई नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इतना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, इतने नए नए इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं हुए, तो सामने इतने लोगों को काम मिलेगा नहीं। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फिर हमें फेस करना पड़ता है। इसलिए जो रूट कॉज है हमारे जैसे देश में,
जो रूट कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का वो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। तो क्या सिर्फ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ही है बेरोजगारी का कारण? नहीं, ये तो रूट कॉज हुआ। हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, गांव के लोगों में शिक्षण का प्रमाण, एजुकेशन का लेवल जो है वो रूरल एरियाज़ में कम होता है। हमारे देश में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हर एक जगह पर जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल नहीं है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हर एक गांव में नहीं मिलती है, 24/7 वाटर नहीं मिलता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। तो हमारे देश में एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, गांव के लोगों में एजुकेशन का लेवल कम है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ कम है, और इसकी वजह से गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, इनका डेवलपमेंट भी बहुत कम है। वहाँ पर गांव में सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, 24/7 वाटर नहीं मिलता है। इसलिए गांव के ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। लोगों का जो काम करने वाले लोग हैं उनका बर्डन कौन से सेक्टर पे बढ़ जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह की है। तो अगर आपको कोई पूछे, वैसे अलग अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग देशों में और शहर में और गांव में अलग अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि इंडिया एज एन इंडियन सिटीजन हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों है, तो मैंने जो आपको बताया कि एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, गांव के लोगों में एजुकेशन का लेवल कम होता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा हुआ नहीं होता है, तो लोगों को काम नहीं मिलता है और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, एजुकेशन का लेवल कम है हमारे देश में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारे देश का ढांचा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर, हमारे देश का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को जितना काम मिलना चाहिए, जितने लोगों को मतलब जितनी जॉब बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ नहीं रही है। तो अगर आपको पूछे कि इन इंडिया विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन, तो आपको ऐसा लिखना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है? एक मार्क में ये एमसीक्यू आता है, कई बार एक मार्क में सवाल भी पूछा जाता है, एक मार्क में क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है? स्ट्रक्चरल। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और उसका प्रॉब्लम दिन ब दिन सीरियस होते जा रहा है, जो मैंने आप लोगों को समझाया। तो एक मार्क के क्वेश्चन के लिए और दूसरा हमारे जनरल नॉलेज के लिए। अब अगर आप बोलो कि देखो, जब तक प्रॉब्लम को जानेंगे नहीं तब तक उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि क्यों कोई भी गवर्नमेंट हमारे देश में गांव में सड़क बनाने के ऊपर फोकस करती है, क्यों 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए उसके ऊपर फोकस करती है, क्यों 24/7 सबको पानी मिले इसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस करती है, क्यों ये सब करती है? क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और जब तक इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक गांव में बिजली नहीं पहुंचाई जाएगी, जब तक गांव में पानी नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं पहुंचाई जाएगी, तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आपको ये पूछा जाए कि इंडिया में कौन से तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, तो अलग अलग तरह की है, नाम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन मेन कौन सी है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बस यही समझाना था मुझे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन के साथ डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है डिटेल में। लेकिन अभी आप इतना याद रखना, ये मेन टॉपिक है आज का, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो मैं पढ़ता हूँ अंदर से। वाइल डिस्कसिंग द नेचर और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ नेसेसरी टू नो द नेचर ऑफ इकोनॉमिक। जब भी हम बेरोजगारी के प्रकार के बारे में समझना चाहते हैं तो हम कौन सी इकोनॉमी के बारे में, मतलब किस तरह की इकोनॉमी है हमारी,
वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये सब देशों में है ना, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है? तो एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि हमारे जैसे देशों में, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है, तो हमारे हमारे जैसे देशों में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है हमें? तो हमारे जैसे देशों में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। शायद मैं गलती से अमेरिका में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोल गया। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसे देशों में साइक्लिकल और फ्रिक्शनल, ये दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। और इंडिया जैसे कंट्री में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिलता है, तो ये तरह की अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप बोलोगे सर ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे पता चलेगा, मतलब ये क्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड? नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में सारी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझाऊंगा, ठीक है? अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, पर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। तो types of unemployment. While discussing the nature or types of unemployment, it is necessary to know the nature of economy, because the nature of unemployment is different in developed and developing economy. बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो विकसित और विकासशील देशों में अलग अलग होता है। Generally, in developed countries, lack of effective demand resulted from trade cycle creates unemployment. डेवलप जो विकसित देश है वहाँ पर जब डिमांड कम हो जाती है, जो व्यापार चक्र होता है तेजी और मंदी का, जब मंदी आती है, रिसेशन आती है, तो डिमांड कम हो जाती है। और डिमांड कम होने की वजह से जब फैक्ट्री वाले जो ऑनर्स होते हैं वो अपने कर्मचारियों को निकाल देते हैं, तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि जब तेजी आती है तो वापस उनको काम मिल जाता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज की जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो शॉर्ट टर्म की है, और हमारे जैसे देशों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो लॉन्ग टर्म की है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा सुधारना है, 24/7 इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो ये सब कोई शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है। तो इसलिए याद रखना एक बात और, कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो शॉर्ट टर्म की है, और हमारे जैसे देशों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लॉन्ग टर्म की है। दिस इज मेनली फॉर शॉर्ट टर्म। ये डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है। इन डेवलप्ड कंट्रीज जनरली वी फाइंड साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, साइक्लिकल और फ्रिक्शनल दोनों, विच कैन बी सॉल्व बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड। अगर उनके देशों में डिमांड बढ़ा दी जाए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म की अनएम्प्लॉयमेंट है। वेरेज इन कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन growth rate, labor supply constantly increases. But on the other hand, because of structural limitations, हमारे देश में कुछ ढांचागत मर्यादाएं हैं, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज कम है, एजुकेशन लेवल कम है, ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, गांव में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। सो ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस, एम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज एट अ लोअर पेस विच गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक तरफ हमारे जैसे देशों में, इंडिया जैसे देशों में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, और सामने स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस की वजह से जो नौकरियां है, जो जॉब है, वो बहुत कम रेट से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या। दिस मीन्स द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। ये कैसा है हमारे देश में स्वरूप? ढांचागत, स्ट्रक्चरल है, एंड फॉर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिए है। दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय, ये कैसे सॉल्व हो सकता है? तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे? दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस और थ्रू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक बदलाव करने पड़ेंगे। देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। गरीब लोगों के हाथ में पैसे देने पड़ेंगे, उनको आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। इसलिए तो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है अभी। तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, और ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 वाटर, पक्के रास्ते,
पक्की सड़कें, ये सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर हमारे देश में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। टू नो द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, श्री राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट इन 2011-12 हैज़ गिवन 4 मेजर्स। ये मैं सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप लोगों को क्या समझने को मिला जो प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक के लिए या तो मार्क्स के लिए पढ़ना है, हम लोगों को प्रैक्टिकल है। आपको क्या समझ में आया, हर इकोनॉमी में, हर एक देश में अलग अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल होती है। स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये आप लोगों को समझ में आई होगी, और आपकी मार्क्स के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके ज़िंदगी में ये नॉलेज के लिए, ये आपका जनरल नॉलेज भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर इसको अच्छे से आप समझोगे तो, और वही काम का है जो आप पूरी ज़िंदगी जिसको याद रखोगे समझ में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ मार्क्स के लिए या बुक के लिए नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए या परसेंटेज लाने के लिए नहीं पढ़ना है। ये समझना है, ये प्रैक्टिकल है और ये रियलिस्टिक है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है कि भाई भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। जो बदलाव 70 साल पहले शुरू हो गए हैं, जब से हम आज़ाद हुए तब से शुरू हो गए हैं, लेकिन उस बदलाव को तेज गति से आगे बढ़ाना है, तब जाकर भारत एक बहुत महान देश बनेगा। और ये जो प्रॉब्लम, भारत महान देश है ही, लेकिन इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात कि हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ पाएंगे। तो मैं आशा रखता हूँ आज आप लोगों का नॉलेज बड़ा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, इसको पढ़ना, रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के साथ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को समझाऊंगा। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।